हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग अभी मुग़ल काल का जो वीडियो है उसमें पिछला वीडियो हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे और आज उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बाबर के पुत्र सुपुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ने जाएंगे, जो बाबर के बाद भारत का अगला मुग़ल बादशाह बनता है। तो इस हुमायूं के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके कुछ कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तब, अच्छा ना लगे तो ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे रहिए। फिर अगर अच्छा लगे तो इतना करना तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग भी आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। और इस हुमायूं के बारे में आपको देखिए, ये जो हुमायूं है बाबर का जो पुत्र है, ये बहुत ही ज्योतिष को मानता था, ज्योतिष शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति था। ज्योतिष के हिसाब से आजकल जितने हमारे पंडित जी और मौलवी साहब जितने ज्योतिष नहीं मानते हैं और दिन दिन बदल कर कपड़ा नहीं पहनते हैं, उतना दिन बदल कर यह कपड़ा पहनता था। यानी आज सोमवार तो उजला पहनेंगे, तो रविवार तो काला पहनेंगे, ऐसे करके पहनता था, रंग बदल बदल के ज्योतिष के अनुसार ये पहनता था कपड़ा। यानी कि ये ज्योतिष को मानने वाला था, बहुत अपने अंदर से एकदम ज्योतिष को बहुत बढ़िया से मानता था। इसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्य। लेकिन अगर आप मुगल काल में पढ़िएगा तो मुगल काल में अगर कोई सबसे बदनसीब हुआ है मुगल बादशाह, तो ये बेचारा यही है हुमायूं। अब बदनसीब क्यों हुआ है तो आप पढ़िएगा इसके बारे में। आइए जानते हैं नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं के बारे में। इसका शासनकाल अगर आप देखेंगे तो इनका पिता जब बाबर का मृत्यु होता है 1530 ईस्वी में, तो 1530 ईस्वी में ही गद्दी पे बैठता है। लेकिन 30 से 40 तक शासक रहता है और फिर 40 से 55 के बीच में ये शासक नहीं रहता है। यानी कुछ गड़बड़ था। अब क्या गड़बड़ था भाई, वही गड़बड़ भी पढ़ना है आज। और फिर 1555 में ही बनता है और 56 में फिर बेचारा मर जाता है। यानी शासक ही नहीं रहता है तो मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, 40 से 55 के बीच में गैप क्यों है, फिर कैसे 55 में आ गया, 56 में क्या हुआ, मर गया, कैसे मरा, ये सब जानेंगे। ये बहुत नशेड़ी आदमी था, हमेशा नशे में एकदम धुत रहता था। इसी के बारे में आज जानना है। तो आपको बता दें कि यह हुमायूं माहम बेगम, इसके मम्मी का नाम था, माता का नाम था, माता का नाम क्या था, माहम बेगम, और पिता का नाम क्या था आप जानते ही हैं, बाबर। तो यह माहम बेगम और बाबर का पुत्र था हुमायूं, नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। और इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहां हुआ था, काबुल में 1508 ईस्वी में। इससे पहले आपको बाबर पढ़ाए थे। अगर आप बाबर वाला वीडियो नहीं देखे हैं या फिर मध्यकाल का और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको 100% एकदम समझ में ही आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हुमायूं जो है इसको कौन कौन सा मन की कठिनाई को सामना करना पड़ा। इसके कठिनाई का रास्ता जो खोला वो इसके पिताजी ने ही खोला। इसको क्या क्या कठिनाई मिला, किस शासक ने इसका विरोध किया, कौन कौन सा ये युद्ध किया और इसका कारण क्या था, ये सब पीछे वाला वीडियो से ही लिंक है। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। यह ज्योतिष शास्त्र पर अत्यधिक विश्वास करता था। अभी आपको बताया कि यह ज्योतिष शास्त्र पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष के हिसाब से ही डेली अपना कपड़ा का रंग बदल बदल कर पहनता था, डेली अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। हुमायूं का मतलब अभी आपको बताया कि भाग्य होता है। लेकिन यह मुगल साम्राज्य का, मुगल बादशाह जो है, यह सबसे बदनसीब शासक रहा। मुगल साम्राज्य का पूरा जो 250 साल तक पूरा मुगल साम्राज्य रहा, उसमें जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे बदनसीब जो हुआ वो बेचारा नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। अब ऐसा क्यों था तो आइए जानते हैं। जब हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा तो इसको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा।
अब कौन कौन सा कठिनाई था, तो आपको ये सारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब कठिनाई ही है उसके लिए, हुमायूं के लिए। पहला कठिनाई नंबर 1, उन्हें अफगान और अन्य प्रमुख प्रांतीय शासकों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह पूरी तरह उनके अधीन नहीं थे। बाबर अभी नया नया भारत में आया था और एक वंश का, मुगल वंश का स्थापना करता है, लेकिन बाबर पूरे तरह से भारत पे कब्जा नहीं कर पाता है। अन्य प्रांतीय शासक जो थे वे उसके कंट्रोल में पूरे तरह से नहीं आ पाते हैं। तो जब हुमायूं, अचानक जब बाबर का मृत्यु हो गया तो 1530 में 4 दिन बाद ही, जैसे ही 25 दिसंबर को मृत्यु हुआ उसका बाबर का, तैसे ही 29 दिसंबर को हुमायूं गद्दी पे बैठ गया 23 वर्ष की अवस्था में। अब इसको बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ा। तो वही कठिनाई नंबर 1 है कि प्रांतीय शासक बहुत सारे थे, इनके अधीन में नहीं थे, और वही हमेशा विरोध करते रहते थे मुगलों का, कि इन मुगलों को मारकर भगा देंगे भारत से और हम यहां पे राज करेंगे। और उनमें 3 प्रमुख है। ये जो बाबर है इब्राहिम लोदी को मारकर यहाँ पे शासन कर रहा था, लोदी वंश के खल्लास करके। अब लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी है उसी का एक चचेरा भाई था महमूद लोदी, वह भी इसका एक प्रमुख एकदम दुश्मन था। सबसे बड़ा दुश्मन वही था, महमूद लोदी। दूसरा नंबर का दुश्मन था बहादुर शाह, गुजरात का शासक था। कौन था? बहादुर शाह। कहां का शासक था? गुजरात का। और तीसरे नंबर का शासक था, यहां आपको बंगाल का शासक महमूद लोदी बताए। और एक और इसका जो माने कि बहुत बड़ा दुश्मन था वो था अफगान शासक शेर खां, या इसी का बचपन का नाम आप सुने होंगे फरीद खां। शेर खां, फरीद खां, शेरशाह सूरी, जो बोलना है सब इसी का नाम है। शेरशाह सूरी, फरीद खां, शेर खां, इसी का नाम है। यह भी हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। 3 प्रमुख इसके दुश्मन थे। बंगाल का नवाब अभी नहीं कह सकते हैं, बंगाल का शासक महमूद लोदी, गुजरात का शासक बहादुर शाह, और बिहार क्षेत्र में जो शासन कर रहा था उसका नाम था शेर खां, अफगान शासक था। ये 3 उसके प्रमुख दुश्मन थे हुमायूं के। अब इनसे कैसे दुश्मनी यह निपटाता है आगे आप पढ़ेंगे। और एक और इसका कठिनाई था कि इसका जो पूरा साम्राज्य था, बाबर बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित करके गया था, लेकिन इसको अपना साम्राज्य विभाजित करना पड़ा, अपने भाइयों में विभाजित करना इसको पड़ा। अब कैसे कैसे बांटा? तो इसके 3 भाई थे। पहले का नाम था कामरान, सबसे बड़ा हुमायूं था, लेकिन दूसरे नंबर का था कामरान, तीसरे नंबर का हिंडाल और चौथे नंबर का मिर्जा अक्सरी। तो इन तीनों भाइयों में इसको विभाजित करना पड़ा अपने साम्राज्य को। तो कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दिया, हिंडाल को अलवर और मेवात दिया, मिर्जा अक्सरी को संभल क्षेत्र दिया। इतना अपने तीनों भाइयों में अपना क्षेत्र को विभाजित कर दिया ये हुमायूं, क्योंकि तुर्क परंपरा था एक कि अपने भाइयों में विभाजित करना ही होता था। आप हड़प के नहीं रह सकते। आप बड़े भाई हैं तो आपको जिम्मेवारी बनता है कि आपको अपने छोटे भाइयों में आपके पूरे संपत्ति को बंटवारा करना चाहिए, आपके पूरे साम्राज्य को बंटवारा करना चाहिए। और बाबर, सबसे प्रिय बाबर का कोई बेटा था तो वो था हुमायूं। और जब बाबर का अंतिम समय था तो हुमायूं को बुलाता है, वो कहता है कि देखो अपने भाइयों में अपना साम्राज्य को विभाजित कर देना, इसलिए तीनों में, चारों में आपको दुश्मनी कभी नहीं रहेगा, दुश्मनी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुश्मनी समाप्त क्या होगा? जैसे ही ये तीनों भाइयों को अपना क्षेत्र देता है वैसे ही ये तीनों भाई भी इसके दुश्मन बन जाते हैं। अब तीनों भाई दुश्मन बनने के बहुत सारे कारण है, जैसे हमको अच्छा क्षेत्र नहीं दिया, अच्छा क्षेत्र हुमायूं रख लिया, बहुत सारा कारण हो सकता है। अगल बगल के लोग उकसाते हैं, अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ, अपने ही परिवार के खिलाफ लोग उकसाते रहते हैं। अब इन लोगों को भी उकसाया, बहुत सारा कारण था। तो ये तीनों भाई भी उसके दुश्मन बन गए हुमायूं के। तब 3 दुश्मन उधर पाल लिया और 3 दुश्मन इधर पाल लिया। अब इन सबसे कैसे निपटेगा बेचारा, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ कठिनाई था जब वह 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठता है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। आगे क्या होता है
तो यह प्रथम आक्रमण करता है और इसने प्रथम आक्रमण कालिंजर के किला पर किया था। कालिंजर अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, और ग्वालियर को ही पहले कहा जाता था कालिंजर। अब आपको आ गया होगा समझ में। तो कालिंजर पे इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन बेचारा असफल रहा, सफल नहीं हुआ। और यह आक्रमण कब किया था? तो 1531 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1531 ईस्वी में। कहां किया था? तो कालिंजर पे। किसका प्रथम आक्रमण है? तो हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का। और यहां का शासक कौन था? तो शासक था प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव। और इसी हुमायूं को प्रतापरुद्र देव ने ही हरा दिया था। हुमायूं को कौन हराया था? प्रतापरुद्र देव। कहां? कालिंजर के किला के पास, जब अपना प्रथम आक्रमण हुमायूं किया, लेकिन वह हार नहीं माना। अब जैसे ही उसको हार होता है, हुमायूं बेचारा हार के लौटता है, तैसे ही पता चल जाता है इसको, महमूद लोदी को, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। जब उसको पता चला कि हुमायूं एक युद्ध हार कर लौट रहा है, कमजोर अभी है, तो क्यों ना उस पर हम आक्रमण कर दें। तो जो बंगाल का जो शासक था महमूद लोदी, वो आक्रमण कर देता है इसके। अब कौन से जगह पे करता है? तो एक जगह है दोहरिया, और वहीं पे युद्ध लड़ा जाता है जिसको कहा जाता है दोहरिया का युद्ध। और कब लड़ा जाता है? तो 1531 ईस्वी में ही। किसके किसके बीच? तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। लेकिन महमूद लोदी इसमें मारा जाता है। बहुत एकदम चालाक था महमूद लोदी कि चलो हम मार देंगे हुमायूं को, कमजोर अभी है। अरे कमजोर है, बहुत बड़े शासक का बेटा है, बहुत अच्छा प्रशासक है। ऐसे ही मसल के रख दिया महमूद लोदी को, मार दिया महमूद लोदी को। अब महमूद लोदी का किस्सा यहां पे समाप्त होता है। महमूद लोदी यहां पे समाप्त हो जाता है। महमूद लोदी यहां पे समाप्त हो जाता है। अब आपको तीन दुश्मन यहां पे बताए, तीन भाई तो है, वो तो है ही, लेकिन यहां पे जो महमूद लोदी है ये समाप्त हो गया। अब दो बच रहा है, एक बच रहा है शेर खां और एक बच रहा है बहादुर शाह। तो आइए आगे जानते हैं। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया था। जिस पर कौन राज कर रहा था? तो वहां राज कर रहा था शेर खां। कब्जा करके कौन बैठा था? तो शेर खां वहां पे कब्जा करके बैठा था। और शेर खान हमेशा एकदम हुमायूं के खिलाफ साजिश रचते रहता था कि कैसे हम हुमायूं को और पूरे मुगल सल्तनत को यहां से उखाड़ के फेंक दें और भारत में पूरा अफगानों का यहां पे शासन चले। अब शेर खां षड्यंत्र रचते रहता था और हुमायूं सोचा कि क्यों ना हम ही पहले आक्रमण कर दे, उसको एकदम समाप्त कर दे। लेकिन जैसे ही हुमायूं वहां पे जाता है तो चुनारगढ़ का किला बनारस के बगल में है, बनारस के बगल में चुनारगढ़ का किला। तो जैसे ही जाता है, यह बहुत बड़ा एकदम किला है, उसको भेद नहीं पाता है हुमायूं। वहीं पे एकदम यह प्रण कर लेता है, कसम खा लेता है कि एकदम हम उसको मार ही के जाएंगे, तब मार के जाएंगे एकदम। 6 महीना तक डेरा डंडा डाल के वहीं पे रहता है, अपने सेना को लेकर रहता है। लेकिन कितना किला में कितना सब्जी पानी चावल दाल रहेगा, अंत में तो कहीं ना कभी तो समाप्त होगा। 6 महीना बाद किला में सारा सामग्री समाप्त होने लगा। तो शेर खां अधीनता स्वीकार करता है हुमायूं का और एक संधि कर लेता है। संधि करता है शेर खां और हुमायूं। शेर खां अपने बेटे को गुलाम बनाकर उसको हुमायूं के पास भेजता है, और हुमायूं बहुत मतलब कि बच्चा स्वभाव का यह था, बहुत ही बच्चा का स्वभाव था इसका। थोड़ा सा जीत मिलता था कि बहुत बड़ा खुशी मनाने लगता था। ये सोचा कि हमको, शेर खान तो एकदम पैर में गिर गया है, एक बच्चा को गुलाम बनाकर भी भेज दिया अपने बेटे को, और कुछ सेना की टुकड़ी को गुलाम बनाकर भेज दिया, तो हम तो सर्वशक्तिमान बन गए। छोड़ देते हैं शेर खान को, छोड़ देते हैं, क्या जाता है हमको, हमारे अधीन तो आ गया ना। अब छोड़ता है, चुनारगढ़ के किला भी उसको छोड़ देता है, उस क्षेत्र में उसको राज भी करने देता है। लेकिन यही शेर खान फिर विश्वासघात करता है और फिर से षड्यंत्र रचने लगता है। लेकिन उसका कैसे अंत करेगा अभी और देखिए उसके बाद क्या होता है। और जब यहां पे 6 माह तक चुनारगढ़ के किले पे हुमायूं रहता है, तो इसी का फायदा उठाता है बहादुर शाह गुजरात का शासक कि अभी तो हुमायूं है उधर, क्यों ना हम अभी आक्रमण कर दें आगरा पे। तो यही इसी का फायदा उठाकर
गुजरात का शासक बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में आगरा पर आक्रमण कर दिया। बेचारा 1531 में उधर महमूद लोदी को समाप्त किया। 1532 में चुनारगढ़ के किला पे आक्रमण अभी करके वहीं पे धरना दे ले है कि तब तक इधर 1533 में आगरा में इसको आक्रमण कर दिया, इसके राजधानी पे। कौन किया? तो बहादुर शाह किया, गुजरात का शासक। लेकिन इस बहादुर शाह को भी इसने हुमायूं ने पराजित कर दिया और उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। तो यहां पे बहादुर शाह और महमूद लोदी, ये दो खतरा तो समाप्त हो गया। किसके लिए? हुमायूं के लिए। अब एक बचा है जिसका नाम है शेर खां। क्या नाम है? शेर खां। इसके बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां। तो यही अब उसका एक दुश्मन बचा है। तो आइए आगे क्या होता है। जब यह धोखा देता है शेर शाह सूरी, शेर खां, अभी शेर खां ही बोलिए, अभी शेर शाह सूरी उसको मत बोलिए, क्योंकि शेर शाह सूरी का उपाधि वो धारण करेगा बाद में। जब शेर खां छूट जाता है, संधि कर लेता है 1532 में, तो फिर से वह षड्यंत्र रचने लगता है मुगलों के खिलाफ। अब इसका पता चलता है हुमायूं को, आग बबूला हो जाता है, फिर से आक्रमण करता है चुनारगढ़ के किले पे। और अगली बार कब करता है? तो 1538 ईस्वी में करता है। अगला बार कब करता है? 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण करता है। परंतु वहां शेर खान नहीं मिला। परंतु वहां शेर खान नहीं मिला, वहां से पहले से ही भाग चुका था। शेर खान जानता था कि अगर हम इस बार वहां पे टिक गए तो हुमायूं इस बार हमको नहीं छोड़ेगा, तो वह पहले ही भाग गया। और भागकर वह बंगाल के, उस समय बंगाल का राजधानी हुआ करता था गौड़, इसी का नाम जनताबाद आपको मिलेगा, जनताबाद। और जनताबाद नाम कौन दिया था? तो हुमायूं ही नाम दिया था। और जनताबाद हुमायूं नाम कैसे देगा इसको? अभी सुनिए, कहानी है। जब यहां पे द्वितीय आक्रमण करता है हुमायूं चुनारगढ़ के किले पे 1538 में, तो वहां पे शेर खान नहीं मिलता है। वह भाग के गौड़ बंगाल में चल जाता है। अब इसको शेर खान तो नहीं मिलता है हुमायूं के, लेकिन इसको बहुत सारा एकदम नशेड़ी है ये था, दारू पीवा था, ये दारू पीता था हमेशा। इसको बहुत सारा शराब मिलता है शेर खान के किला में, चुनारगढ़ के किला में, और बहुत सारा खाने का सामग्री मिलता है। तो यह जश्न मनाने लगता है। अभी बताया आपको कि यह बच्चा के स्वभाव का था। थोड़ा सा इसको जीत मिलता कि यह खुशी मनाने लगता था। और जब तक पूरा शराब, जब तक पूरा खान सामग्री, पूरा खाद्य सामग्री समाप्त नहीं हुआ, तब तक महीनों तक यह वहीं पे जश्न मनाते रहा और पूरा एकदम चाटते रहा चुनारगढ़ के किला में ही। और जब पूरा खाद्य सामग्री और शराब खत्म हुआ, तब यह गौड़ में गया शेर शाह सूरी को मारने। ऐसा तो था हुमायूं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा पियक्कड़ था वैसा इसका राज्य भी जाएगा, हाथ धो देगा अपने राज्य से। अब गौड़ में जाता है तो उसी गौड़ का यह नाम रखता है जनताबाद। कौन रखता है? हुमायूं। लेकिन इस गौड़ में भी इसको शेर शाह सूरी नहीं मिलता है हुमायूं को, क्योंकि गौड़ से पहले ही शेर शाह सूरी अपना सेना लेकर बिहार की ओर लौट गया था, बक्सर की ओर लौट गया था। अब फिर इसका सेना एकदम थका हारा फिर गौड़ से लौट आया। अब जैसे ही लौट कर आया तो एक जगह है चौसा, उसी चौसा में इंतजार कर रहा था शेर शाह सूरी अपने सेना के साथ। और इसी 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पे लड़ाई होता है हुमायूं के सेना और शेर शाह सूरी के सेना के बीच, जिसे कहा जाता है चौसा की युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा की लड़ाई। और कब होता है? तो 1539 ईस्वी में होता है हुमायूं और शेर खान के बीच। शेर खान पूरे तरह से फायदा उठाता है हुमायूं का, क्योंकि हुमायूं का सेना पूरा तरह से एकदम थक कर गौड़ से लौट रहा था। तो यह पूरे तरह से फायदा उठाकर उसके सेना को पूरे तरह से पराजित कर दिया। और जैसे ही हुमायूं का हत्या करने वाला था शेर शाह सूरी, वैसे ही वहीं पे नदी में कूद गया। अब जैसे ही नदी में कूदा तो यह डूबने लगा। और वह नदी कौन था? तो गंगा नदी थी। गंगा नदी में अपने घोड़े के सहित कूद गया। और हुमायूं को तैरना नहीं आता था, हुमायूं को तैरना नहीं आता था, इसलिए इसको एक जलवाहक जिसका नाम था निजाम, इसी निजाम ने उसको बचाया, छान के इसको आगरा पहुंचाया। अब इससे हुमायूं खुश हो गया। अब उस निजाम को बुलाया और एक दिन का बादशाह बनाया।
किसको? निजाम को, वह नाविक को, जलवाहक को। एक दिन का बादशाह बनाया, और एक दिन का बादशाह जो निजाम बना वो भी एक काम करता है, एक दिन के लिए आया अनिल कपूर के जैसा। जैसे आप फिल्म देखे होंगे नायक, देखे है ना, एक दिन में पूरा धमाल मचा देता है, उसी तरह से ये भी निजाम करता है। धमाल तो नहीं मचाता है, लेकिन एक काम करता है जो आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और वह काम क्या है? तो यह चमड़ा के सिक्का चलाता है। कौन सा सिक्का? चमड़ा का सिक्का। कौन चलाता है? तो निजाम। अगर आपके सवाल में पूछा जाए कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में चमड़ा का सिक्का चलाया गया, तो वह है हुमायूं। अब किसके द्वारा चलवाया गया था? तो निजाम के द्वारा चलवाया गया था। एक दिन का बादशाह कौन था? तो निजाम था, नाविक था, जिसने गंगा में डूबते हुए हुमायूं को जान बचाया था। अब इसके बाद इस लड़ाई में शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। जब हुमायूं को मारकर भगा दिया शेर खां, तो शेर खां बोला कि जो हुमायूं है बादशाह का उपाधि धारण किया है, हुमायूं बादशाह तो हम आज से शेरशाह, वो बादशाह तो हम शेरशाह। अब इसी लड़ाई के बाद, इसी लड़ाई में, चौसा की लड़ाई में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो अगर आपको पूछा जाए कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कब की, तो चौसा की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई के बाद। अगला युद्ध है बिलग्राम या कनौज की लड़ाई। यह लड़ाई जस्ट एक साल बाद 1540 ईस्वी में लड़ा गया। और कौन लड़ेगा भाई? दो ही तो है, एक शेरशाह सूरी और एक है हुमायूं। दोनों के बीच लड़ा गया। इसमें जो हुमायूं है बुरी तरह से पराजित हो गया एकदम, और ऐसा नौबत आया कि इसको अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा हुमायूं को। और यहां पे दिल्ली, पूरे आगरा में और पूरे भारत में, और अब शेरशाह सूरी का पूरे तरह से कब्जा हो गया। तो 1540 में बेचारा 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठा, और कब तक बैठा रहा? 1540 तक। और 40 में गद्दी पे कौन बैठेगा भारत में? तो शेरशाह बैठेगा, शेरशाह। और फिर इसका पूरा एकदम वंश चलेगा, और इसका वंश 55 तक चलेगा। और 55 में फिर से हुमायूं आएगा, और फिर से इसके शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराएगा, और फिर से अपना मुगल वंश का स्थापना करेगा। तो ये जो 40 से लेके 55, 15 वर्ष का जो ये टाइम पीरियड है, ये तो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। शेरशाह सूरी, उसके कितने उत्तराधिकारी हुए। शेरशाह सूरी भी एक बहुत महान प्रशासक हुआ, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। तो शेरशाह सूरी का एक सेपरेट वीडियो रहेगा। आज सिर्फ हुमायूं के बारे में आपको पढ़ना है। तो हुमायूं 1540 तक कैसे कैसे युद्ध लड़के चलता आया है, ये आपको बताए हैं। अब 1540 के बाद क्या होता है? तो बेचारा अपना राज्य छोड़कर भागने लगता है। लेकिन 1541 ईस्वी में हुमायूं ने एक विवाह करता है जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। इससे क्या करता है? शादी करता है। और इसी से, हमीदा बानो बेगम से ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में, और उस समय अमरकोट के राजा थे वीरसाल, इन्हीं के राज्य में अकबर का जन्म होता है। लीजिए, हो गया सबसे महान मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अगला जो शासक बनेगा हुमायूं के बाद शेरशाह और सूरी वंश चलेगा, और सूरी वंश को फिर से समाप्त करके जो वंश आएगा फिर से मुगल वंश, और मुगल वंश का अगला जो महान शासक बनेगा वो अकबर बनेगा। इसलिए अकबर के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जन्म, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा अकबर के बारे में। तो आइए ये जानते हैं थोड़ा सा कि 1541 ईस्वी में 40 में जैसे ही गद्दी छोड़कर गया, तो 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, और इसी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के राज्य में अकबर का जन्म हुआ। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसके बाद हुमायूं ईरानी राजा के दरबार में आश्रय मांगा। क्या मांगा? आश्रय। ईरान में एक राजा थे, उन्हीं राजा के दरबार में आश्रय मांगा, और उन्हीं के साथ रहने लगा हुमायूं। और उन्हीं के सहायता से 1545 ईस्वी में गांधार और काबुल पर, अभी आपको बताए थे कामरान, जो इसका भाई दुश्मन बन गया था, उसी कामरान के हत्या करवाकर 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अपना कब्जा जमाता है। किसके सहायता से? तो ईरानी राजा के सहायता से। और यहीं पे इसको एक सेनापति मिलता है जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां।
एकदम VVIG आप पढ़ते हैं ना 10वां में और 12th में, वैसे आप बैरम खां को एकदम लिख लीजिएगा। यह उसका वफादार सेनापति था। किसका सेनापति था? हुमायूं का। और यही बैरम खां फिर अकबर का अंगरक्षक भी बनेगा। किसका? अकबर का। और अकबर का फिर दुश्मन भी बनेगा। तो कैसे कैसे होगा आपको आगे बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, 1545 में तो हुमायूं ने गांधार और काबुल पे कब्जा कर लिया, लेकिन 1554 में इसने पेशावर पे, 1555 में लाहौर पर, यानी धीरे धीरे काबुल, कांधार यानी कि अफगानिस्तान, आज के फिर लाहौर में, पेशावर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, फिर घुस जाएगा भारत में। यानी धीरे धीरे करके हुमायूं बढ़ रहा था इधर भारत की ओर, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराने के लिए बढ़ रहा था। अब आता है वो टाइम 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा करके 1555 ईस्वी में ही एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और यह किसके किसके बीच होता है? तो हुमायूं तो रहेगा ही, लेकिन सूरवंश जिसका स्थापना करता है शेरशाह सूरी, सूरवंश के दो सूबेदार थे। एक सूबेदार का नाम था नसीब खां, एक का नाम था तातार खां। ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और हुमायूं एक तरफ से लड़ रहा था। और इन दोनों में जीता कौन? तो हुमायूं जीता। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद जो युद्ध होगा उसका नाम है सरहिंद का युद्ध। इसके बाद इसने पंजाब के नजदीक सूरवंश के अंतिम उत्तराधिकारी जिसका नाम था सिकंदर सूरी, इसके साथ 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध किया, जिसमें हुमायूं जीत गया और पुनः मुगल वंश का स्थापना किया। यानी भारत में 1555 ईस्वी में फिर से मुगल वंश का स्थापना हुमायूं ने ही किया। बेचारा 15 वर्षों तक निर्वासन का जिंदगी व्यतीत किया और 15 वर्ष बाद फिर से कमबैक किया और फिर से अपना सत्ता पाया। एक ऐसा आदमी जो माने कि अपना पूरा शासन खो दिया, शासन क्षेत्र खो दिया, अपने बेटा को छोड़कर चला जाता है, पत्नी को छोड़कर जाता है, और कैसे कैसे कर यह पूरे महान शासक को मारकर फिर से अपना गद्दी पाता है। अगर ये अकेले ऐसे कर सकता है तो हम लोग भी पढ़ाई में बहुत कुछ कर सकते हैं पढ़कर। इसलिए दोस्तों, अगर आप बहाना बनाते हैं, आलस करते हैं, तो ये सब छोड़कर आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे, और मिडिल क्लास फैमिली के लोग को अगर ऊपर बढ़ना है, तरक्की करना है, तो पढ़ाई के अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई और उपाय है। क्योंकि आपके पास उतने, पिताजी के पास पैसा है नहीं कि आप बिजनेस कर लेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस करके आप करोड़ों रुपए महीने कमा लेंगे, लाख रुपए महीने कमा लेंगे। इतना तो आपके पास बिजनेस का आइडिया होगा नहीं, और ना ही आप राजनीति में होंगे, ना आपके पिताजी राजनीति में होंगे। तो इन दोनों रास्तों को छोड़कर अगर आप तीसरा रास्ता देखते हैं तो वह है आपका पढ़ाई। और खेती से आप इतना अच्छा नहीं कमा लेंगे कि आप अपने ज़िंदगी का माने कि बहुत अच्छा तरक्की करा लें। आपके परिवार का भरण पोषण से ज़्यादा खेतीबाड़ी से नहीं होगा। हम भी एक किसान के बाल बच्चा हैं तो जानते हैं कितना पैसा आता है। इसलिए आपको अगर बहुत अच्छा तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आपको सहायता करेगा। तो आइए जानते हैं आगे। ये जो 40 से लेकर 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक 15 साल तक हुमायूं का जो काल रहा, समय रहा, कैसे बिताया हुमायूं, इसके बारे में आप जानते हैं। अब हुमायूं ने अपने शासनकाल में दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। दीनपनाह नगर, उसी में एक पुस्तकालय बनवाया था शेरशाह सूरी, जिसका नाम रखा था शेर मंडल। और 1556 ईस्वी में इसी के सीढ़ी से नशे के हालत में हुमायूं गिर के मरता है। ऐसे ही नहीं आपको बोले, बेचारा शुरू में राजा बना, युद्ध लड़ते इसका जिंदगी बीता, फिर कोनो सत्ता छीन लिया, फिर से जब सत्ता पे बैठा तो उसका भोग नहीं पाया, सत्ता का जो सुख होता है भोग नहीं पाया, और सीढ़ी से लुढ़कते लुढ़कते गिर के बेचारा मर गया। किसी इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जैसे अपना लुढ़क लुढ़क के जिंदगी बिताया, वैसे ही लुढ़क लुढ़क के बेचारा ऊपरे भी चल गया। इसलिए नहीं इसको मुगल साम्राज्य का सबसे बदनसीब शासक कहा जाता है, बदनसीब मुगल बादशाह कहा जाता है। बेचारा शासन पाया भी तो एक साल भी अच्छा से सुख नहीं भोग पाया, और 1556 ईस्वी में
शेर मंडल पुस्तकालय के जो सीढ़ी था उस पे नशे के हालत में उतर रहा था, तो वहीं से गिर के बेचारा मर जाता है। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इसके बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। और इसी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है और यह फारसी भाषा में है। हुमायूं नामा क्या है? तो हुमायूं की जीवनी है। किसके द्वारा लिखा गया? तो इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। और ये जो मरा, यह देखिए, यह निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया आपको पढ़ाए हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े सूफी संत रहे। उनका ये फॉलोवर था, अनुयायी था हुमायूं। इनका अंतिम इच्छा था कि निजामुद्दीन औलिया के बगल में हमको दफना दिया जाए, कब्र बना दिया जाए। तो इनका जो अभी मकबरा है हजरत निजामुद्दीन औलिया के बगल में ही न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। और इसको बनवाने का काम किया था इन्हीं की एक पत्नी हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। इसका मकबरा हम आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे। यही है इसका मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। इसके आगे बाग है, झरना लगाया गया है, तालाब है। तो बेचारा जैसे लुढ़क लुढ़क कर जिंदगी जिया, वैसे ही लुढ़क कर बेचारा मर भी गया। इसका जीवनी है हुमायूं नामा, इसका मकबरा है दिल्ली में। तो ये था आपको पूरा हुमायूं के बारे में। हमको आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, आपको अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, आपको पीडीएफ देते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो एक लाइक कीजिए अच्छा लगे तो आज इतना ही रहने देते हैं हुमायूं के बारे में। अब अगले वीडियो में मिलेंगे शेरशाह सूरी के साथ। तो धन्यवाद, आज इतना ही।